हेलो फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के लेक्चर सीरीज में मैं अभी 18वीं सदी के जो स्वतंत्र राज्य उद्भव हुए तो उसमें अवध, हैदराबाद कवर हो चुका है फ्रेंड्स। और मैसूर का पहला पार्ट्स भी अपलोड हो चुका है और ये रहा मैसूर का द्वितीय पार्ट। तो इसमें हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स कि प्रथम आंग्ल मैसूर की पृष्ठभूमि और उसका कारण परिणाम एक वीडियो में हो चुका है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि मैसूर का जो द्वितीय आंग्ल मैसूरी होता है, मीन्स जो मैसूर के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर होता है 1780 से 84 के बीच में, इसका रीज़न क्या था, इसकी कारण क्या था, इसका परिणाम क्या था, तो इसमें हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग जो आधुनिक भारत का लेक्चर सीरीज है उस वीडियो में आप एकदम बरकरार रहे फ्रेंड्स। मैं आपको एकदम हिस्ट्री से यूं खेलना सिखा दूंगा फ्रेंड्स। आपको पता है विश्व इतिहास में आपने पढ़ा होगा विस्मार्क क्या था फ्रेंड्स, वो मीन्स वो 5 गेंदों से खेलता था। मीन्स उसको खेलने का ज़्यादा शौक नहीं था फ्रेंड्स। 5 गेंद मतलब कि वो 5 कंट्री से 5 देश के साथ खेल रहा था फ्रेंड्स। तो इसी परिप्रेक्ष्य में फ्रेंड्स हम आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं बिस्मार्क का मीन्स एग्जाम्पल लेकर कि आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहे फ्रेंड्स। हम इतिहास के साथ आपको खेलना सिखा देंगे। कहने का मतलब कि आप इतिहास को इतना समझ लेंगे, आप इतना हम समझा देंगे आपको कि इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर एकदम जैसे मन वैसे आप उसको समझा सकते हैं सकारात्मक रूप से फ्रेंड। तो बस आप मेरे वीडियो में आप बस बने रहें। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने समझा दिया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अब कारण हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। इसके पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि ये वाला एरिया क्या है, माहे का एरिया है। माहे मतलब कि यहाँ पर कौन रहता था, तो यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पर थी फ्रेंड। ये मैसूर हैदर अली टीपू सुल्तान वाला एरिया। इधर त्रावणकोर कौन था फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही समर्थक ये इसको बोलते हैं त्रावणकोर को। फिर इधर देखिए पुडुचेरी, ये पूरा एरिया फ्रेंड्स कर्नाटिक रीजन हुआ। कर्नाटिक मीन्स कर्नाटक वाला एरिया फ्रेंड्स। उस समय जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कहने का मतलब कि 18वीं सदी जो थी तो उस समय कर्नाटक वाला एरिया ये था। और आज की स्थिति देखें तो कर्नाटक एरिया इधर पड़ता है। तो उस समय पूर्वी घाट में था और इस समय आज पश्चिमी घाट के इर्द गिर्द बरकरार है फ्रेंड्स। तो उस समय पूर्वी घाट में ये रहा पूरा कर्नाटिक रीजन। और इसी कर्नाटिक रीजन में यहाँ पर पुडुचेरी था, यहाँ पर अर्काट वाला रीजन था और यहाँ पर मद्रास था फ्रेंड्स। फिर इसके ऊपर में जाए तो यहाँ उत्तरी सरकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंने समझा दिया था कि ये उत्तरी सरकार ये निजाम के अंडर में रहता है। और निजाम अपनी सुरक्षा दृष्टि को पुख्ता करने के लिए ये उत्तरी सरकार किसको दे देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये वाला एरिया फ्रेंड्स कौन था, यहाँ पर मराठा वाला रीजन। और ये रहा निजाम। ये निजाम क्या करता था कि इस कर्नाटक वाले एरिया पर अपना ये पकड़ मजबूत बनाए रखता था फ्रेंड्स। और यही कारण है कि यहाँ पर कर्नाटक वाले एरिया में कर्नाटक का सूबेदार यही नियुक्त करता था। लेकिन बाद में ये भी धाराशाही हो गया जब निजामुल मुल्क की जब मृत्यु होती है फ्रेंड्स। इसके बाद इस एरिया में इसका पकड़, निजाम का पकड़ क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो ये एक छोटा सा मैप हुआ फ्रेंड्स। और ये मैप अगर समझ लिए तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। और देखिए यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, इसका रीजन में हम लोग देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का रीजन क्या था कि मराठा का हैदर पर आक्रमण फ्रेंड्स। मराठा का हैदर पर आक्रमण। प्रथम आंग्ल मैसूरी के बाद जो मद्रास की संधि हुई थी तो मद्रास की संधि में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि उसमें एक प्रावधान था कि अगर बाहरी शक्ति मैसूर पर आक्रमण करे तो अंग्रेज मदद करेंगे और अंग्रेज पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करे तो मैसूर मदद करेगा। लेकिन यहाँ 1771 में जब मराठा हैदर पर आक्रमण करता है तो अंग्रेजी सहायता नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब क्या कि मीन्स मद्रास की संधि का उल्लंघन हो गया फ्रेंड्स। तो ये रहा अब मैसूर क्या करता है कि अब अंग्रेज के जस्ट विरोध में हो जाता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मद्रास की संधि का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए फिर इसी दरमियान क्या होता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम वहाँ पर अमेरिका में चलता है फ्रेंड्स। तो इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी लोग किसका हेल्प करते हैं, अमेरिकियों का हेल्प करते हैं। किसके विरोध में फ्रेंड्स, तो ब्रिटेन के विरोध में। और यही कारण है कि यहाँ पर इसका एक पार्ट्स भारत में भी देखने के लिए मिलता है
है इसका प्रभाव जो है भारत में देखने के लिए मिलता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ रहे थे, इसीलिए अब ब्रिटेन भी चाहती थी कि यहाँ पर भारत में फ्रांसीसियों पर कब्जा किया जाए फ्रेंड्स। तो देखिए इसी परिप्रेक्ष्य में क्या करता है ब्रिटेन कि माहे पर आक्रमण कर देता है, जो माहे किसके कब्जा में रहता है? फ्रांसीसियों के कब्जा में रहता है। और माहे वाला एरिया मीन्स फ्रांसीसी और मैसूर, ये दोनों का गठबंधन और दोनों का दोस्ताना रुख रहता है फ्रेंड्स। यही कारण था कि आगे हैदर अली क्या करता है कि माहे को बचाने के लिए ब्रिटेन पर, ब्रिटिश मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण करता है। तो वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। और इसी दरमियान क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। आंग्ल मराठा मीन्स मराठा पर कौन आक्रमण किया? तो ये आंग्ल मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कब? तो 1775 से लेकर 1782 के बीच में ये वाला युद्ध होता है फ्रेंड्स। तो इसी बीच क्या होता है, इसी दरमियान कि जो मैसूर, निजाम और मराठा, इन तीनों का त्रिगुट बन जाता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यह मराठा पर जब आक्रमण होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो मराठा क्या होते हैं फ्रेंड्स? हताहत होते हैं। और यही कारण है कि ये मैसूर के पाले में और मैसूर के कब्जे में मीन्स पाले में चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार मैसूर, निजाम और मराठा का त्रिगुट बनता है। और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या इस वाले एरिया में क्या होता है फ्रेंड्स? अकेले पड़ जाती है। ये मराठा, निजाम और मैसूर, ये तीनों का गठबंधन, और तीनों का गठबंधन मीन्स इस वाले एरिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले, इस वाले एरिया में अकेले और इस वाले एरिया में अकेले पड़ जाती है फ्रेंड्स। यही कारण था कि ये तीनों के त्रिगुट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य, या यूं कहें तो इसकी शक्ति एकदम क्षीण हो जाती है। ठीक यही समय था फ्रेंड्स कि इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थिति होती है एकदम बिल्कुल ही क्या होता है? दयनीय होता है फ्रेंड्स। और इसके पहले और इसके बाद ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हाल नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इस समय निजाम, मराठा और मैसूर का तीनों का त्रिगुट हो गया था। तो ये रहा इसका युद्ध का जो द्वितीय एंग्लो मैसूर, उसका ये कारण हुआ। तो फिर इसका प्रसार देखेंगे फ्रेंड्स। कारण हो गया तो फिर युद्ध तो होना तय है। तो युद्ध अब हुआ, तो युद्ध की शुरुआत कैसे होती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर मैंने बताया कि फ्रांस और ब्रिटेन, इस दोनों के बीच में वहाँ पर युद्ध होता है ब्रिटिश अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय में। यही कारण है कि इसका एक प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिलता है भारत में। और 1789 ईस्वी में क्या होता है कि इस माहे वाला रीजन पर कौन आक्रमण करता है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंड्स। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आक्रमण करती है इस माहे पर। माहे का देखिए फ्रेंड्स क्या इंपॉर्टेंट रहता है मैसूर के लिए। माहे पर आक्रमण कर दी तो मैसूर तो चुप बैठने वाला है नहीं। क्यों नहीं बैठने वाला है? तो इसका एक रीज़न ये है कि माहे में फ्रांसीसी थी, और फ्रांसीसी और मैसूर दोनों का दोस्ताना रुख था, मीन्स दोनों एक दूसरे के दोस्त थे फ्रेंड्स। इतना ही नहीं, ये फ्रांसीसी क्या करते थे कि मैसूर को गोला बारूद और हथियार की क्या करते थे? सप्लाई करते थे। तो ये सामरिक महत्व रखता था किसके लिए? मैसूर के लिए। यही कारण है कि यहाँ पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आक्रमण करती है तो मैसूर भी चुप नहीं बैठता है, और मैसूर क्या करता है कि माहे पर अपना मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ये अपना धावा बोल देता है फ्रेंड्स। तो इसी दरमियान क्या होता है कि हैदर क्या करते हैं? हैदर तो चुप बैठने वाले हैं नहीं फ्रेंड्स। तो यही कारण है कि कर्नाटक पर ये क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। कर्नाटक ये वाला एरिया फ्रेंड्स, इधर तो आक्रमण हो गया ब्रिटिश का, ठीक। तो ये वाला आप सोचते हैं कि इस एरिया में आक्रमण किया जाए। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया भी किसके अंडर में रहता है फ्रेंड्स? यहाँ पर दबदबा किसका है? ये वाला एरिया में तो ब्रिटिश का है। तो ये क्या करते हैं कि इधर से अब आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, और आरकाट वाला एरिया में जाकर जो हैदर अली है यहाँ पर आरकाट वाला एरिया को अपने कब्जे में कर लेते हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहीं पर आरकाट वाला एरिया में कब्जा करके यहीं पर रुक जाते हैं फ्रेंड्स, और ये आगे मद्रास बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। और यही कारण है कि यह इनको इतिहास के पन्नों में ये कूटनीतिक क्या बोलते हैं फ्रेंड्स कि ये अदूरदर्शिता का यहाँ पर हैदर अली परिचय देते हैं। अगर ये आरकाट से आगे मद्रास की ओर बढ़ जाते तो आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कमजोर पड़ जाती फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसी वाले एरिया में, ये मद्रास वाले एरिया में क्या की थी? अपने सेना को फिर से पुनर्गठित किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आगे हम बताएंगे इसका डिटेल। फिर देखिए इसी समय फ्रेंड्स हैदर अली का जो बेटा टीपू सुल्तान होते हैं, टीपू सुल्तान भी क्या करते हैं कि युद्ध भूमि में कूद जाते हैं फ्रेंड्स। और यही कारण था कि मद्रास के उत्तर में, ये मद्रास के उत्तर में कौन वाला रीजन? तो मद्रास के उत्तर में फ्रेंड्स
पेराम्बकम वाला रीजन में ये क्या करते हैं कि लड़ाई शुरू कर देते हैं। यही कारण था कि प्रारंभिक स्थिति में टीपू सुल्तान और हेक्टर मुनरो के बीच में युद्ध होता है और मुनरो यहाँ पर पराजित होते हैं और पराजित होकर ये कहा मद्रास भाग जाते हैं। यही कारण था कि ये यहाँ से आगे बढ़ के टीपू सुल्तान ये आगे बढ़ते हैं और किससे लड़ाई होता है तो टीपू और कर्नल बेली के बीच में युद्ध होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए हेक्टर मुनरो पराजित होकर मद्रास भाग गया तो कौन मोर्चा संभाले भाई तो बेली। तो बेली के साथ यहाँ पर क्या होता है कर्नल बेली के साथ यहाँ पर युद्ध होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार देखें तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान की जीत होती है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार देखें कितना मजबूत स्थिति में टीपू सुल्तान और हैदर अली यहाँ पर उपस्थित हुए फ्रेंड्स। लेकिन आगे क्या होता है कि आगे एकदम जस्ट पासा पलट जाता है। क्यों पलट जाता है फ्रेंड्स तो मैंने बताया आपको कि मद्रास वाला एरिया में ये जाकर हेक्टर मुनरो भाग जाता है और ये किस हेक्टर मुनरो भाग जाता है फ्रेंड्स और आयरकुट के नेतृत्व में क्या होता है वहां पर सेना का फिर से पुनर्गठन किया जाता है और आयरकुट के नेतृत्व में सेना फिर से संगठित हो गई। और लेकिन इस वाले एरिया में भी क्या होता है फ्रेंड्स इस वाला मद्रास वाला एरिया में भी ये पराजय का भागीदार होते हैं। कौन तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे देखिए फ्रेंड्स तो 1781 ईस्वी में क्या होता है कि 1781 ईस्वी में लॉर्ड मैनकाट ये मद्रास के गवर्नर बन के आते हैं और एक सूचना भी लेकर आते हैं उधर से। और सूचना ये है कि डच के साथ युद्ध की खबर लेकर आते हैं। मीन्स यूरोप में उधर डच के साथ या यूं कहे तो इधर एशिया वाला ये दक्षिण पूर्व एशिया वाला इलाका में डच के साथ युद्ध हुए रहता है फ्रेंड्स। यही कारण है कि यहाँ भारत में भी डच को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच पर धावा बोल देती है। और डच का जो नागपत्तनम वाला इलाका है ये नागपत्तनम वाला इलाका फ्रेंड्स तो इस एरिया में नागपत्तनम वाला इलाका अंग्रेज क्या करते हैं कि अपने अधिकार में ले लेते हैं। इनको हेल्प मैसूर के माध्यम से भी सहायता कराया गया फ्रेंड्स। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नौसेना थी वो नौसेना एकदम अव्वल और उत्तम दर्जे की थी फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पर टीपू सुल्तान भी या हैदर अली यूं कहें तो हैदर अली भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए और डच यहाँ से मीन्स डच की स्थिति और ज़्यादा कमजोर हो गई। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स कि 1782 ईस्वी में नेचुरल डेथ हो जाता है। मीन्स ये कैंसर से मीन्स युद्ध के माध्यम से इनकी मृत्यु नहीं होती है और कैंसर के माध्यम से ये बीच में क्या होता है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंड्स ये तनिक भी भनक नहीं लगता है कि हैदर अली की मृत्यु हुई है। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान ये युद्ध वाला मोर्चा जो है फ्रेंड्स टीपू सुल्तान ये संभाले रखते हैं हैदर अली की मृत्यु के उपरांत। फिर देखिए फ्रेंड्स अंग्रेज इस समय तक क्या चाहते थे कि मालाबार वाला इलाका मीन्स ये मालाबार वाला इलाका में ये अंग्रेज कब्जा कर ले। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स बंदरगाह या व्यापार की दृष्टि से। इसीलिए ये आक्रमण करते हैं कहाँ पर मैंगलोर पर। ये आक्रमण कहाँ करते हैं फ्रेंड्स ये वाला एरिया इधर मैंगलोर का है तो मैंगलोर पर आक्रमण करते हैं और मैंगलोर को अपने अधिकार में ले लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन टीपू सुल्तान क्या करते हैं कि टीपू सुल्तान फिर यहाँ पर ये जो युद्ध होता है मैंगलोर में तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान कूद जाते हैं और मैंगलोर में जो शुरुआती चरण में ब्रिटिश के हाथ में था ये अंततः क्या हो गया कि टीपू सुल्तान अपने पाले में ले लिया और यहाँ पर अंततः टीपू सुल्तान की जीत होती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर युद्ध इस समय होते रहता है फ्रेंड्स। लेकिन बीच में क्या होता है कि कंपनी मुख्यालय मीन्स लंदन से क्या होता है कि लंदन में कंपनी मुख्यालय थी तो उस कंपनी मुख्यालय से क्या आता है एक आदेश आता है और आदेश के माध्यम से बोला गया कि युद्ध को क्या किया जाए बंद किया जाए। इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध विराम की घोषणा करती है और मैंगलोर की संधि होती है। चूंकि यहाँ पर मैंगलोर वाला इलाका में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पहुंच गई थी और ये मैसूर टीपू सुल्तान भी उस एरिया में पहुंच गए थे। इसीलिए क्या होता है दोनों के बीच में एक संधि होती है मैंगलोर में ही। कब? तो 11 मार्च 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि होती है। अब फ्रेंड्स देखिए मैंगलोर की संधि का प्रावधान क्या था। तो मैंगलोर की संधि का प्रावधान ये था कि ये वाला एरिया माहे वाला एरिया है ये फिर से फ्रांसीसी या यूं कहे तो मैसूर के हाथ में चला गया। मैंगलोर जो मैसूर के हाथ में चला गया और इधर मद्रास वाला एरिया है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मैसूर जीता था यहाँ पर मद्रास में और ये वाला एरिया मैंगलोर और माहे वाला एरिया पर किसका कब्जा हो गया था उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन यहाँ पर बाद में देखा जाए अंततः देखा जाए तो फ्रेंड्स अंततः किसकी जीत होती है टीपू सुल्तान की। और यही कारण था कि लंदन से एक संधि का प्रस्ताव आता है और मैंगलोर की संधि होती है। कब? 11 मार्च
1784 ईस्वी को। इस प्रकार दोनों क्या होता है फ्रेंड्स, एक दूसरे का जो विजित क्षेत्र है एक दूसरे को लौटा देते हैं। इस प्रकार युद्ध का जो पहले यथास्थिति थी वो युद्ध के बाद वही बनी रही। फ्रेंड्स आगे देखिए, हम तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध बताने का पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद कौन था, टीपू सुल्तान था। तो टीपू सुल्तान क्या करते हैं कि वो अपने रणनीतिक मीन्स क्या बोले, अपनी काबिलियत की वजह से यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते हैं। अब इतना होने के बाद फ्रेंड्स ये जायज़ हो जाता है कि टीपू सुल्तान के उनकी जीवनी और उनके जो कार्य अवधि में जो भी कार्य हुए हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं बता दूं और आप लोग भी इस चीज़ से अवगत हो जाए। तो टीपू सुल्तान का स्टार्टिंग चरण देखा जाए तो फ्रेंड्स इसको बचपन में देखा जाए तो ये बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि ये फारसी, अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ इत्यादि भाषा में ये पारखी व्यक्ति थे और फ्लुएंटली बात कर सकते थे और जो भी उपन्यास वगैरह जो भी कुछ लेखन लिखना हो तो ये लिख सकते थे फ्रेंड्स। ये इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये पढ़ा लिखा योग्य शासक थे। फिर आगे देखें तो नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई का ये क्या करते हैं, प्रचलन करते हैं। जब हैदर अली मर जाते हैं फ्रेंड्स तो इनकी मृत्यु के उपरांत ये जब शासक बनते हैं तो नई मुद्रा लाते हैं, नई मापतौल प्रणाली लाते हैं। फिर आगे देखिए तो खुलेआम सुल्तान की उपाधि, फ्रेंड्स देखिए हैदर अली जो इनके पिता थे ये क्या करते थे कि जनता के माध्यम से जो उपाधि दिया गया है उस उपाधि को क्या किए थे, लिए थे। लेकिन ये क्या किए कि ये सुल्तान की उपाधि स्वयं ले लिए, सुल्तान की उपाधि। और इस प्रकार बोला जाता है फ्रेंड्स कि ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये मुस्लिम कट्टरवाद की ओर और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा करने के लिए ये उतारू थे। इस प्रकार ये देखें तो खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण किए। आगे फ्रेंड्स श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना करते हैं। अब फ्रेंड्स आप ये पूछिए कि जैकोबियन क्लब है क्या, तो आपको मैं बता दूं कि इसी दरमियान फ्रांस और मैसूर का दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध था। यही कारण था कि फ्रांस में जब नेपोलियन था उस समय फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन क्या करता है फ्रेंड्स कि जैकोबियन क्लब की स्थापना करता है और अपनी राजनीतिक स्थिति को और अपनी सेना का पुनर्गठन करता है। किस माध्यम से, जैकोबियन क्लब के माध्यम से। और उसी का प्रतिरूप यहाँ पर भारत में भी लाने का प्रयास किसके माध्यम से, तो टीपू सुल्तान के माध्यम से किया गया। इस प्रकार जैकोबियन क्लब का ये क्या था, सदस्य भी था। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स तो स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, कहने का मतलब क्या, फ्रांसीसी जो क्रांति थी वो किस बेसिस पर लड़ा गया था, फ्रांसीसी क्रांति किस बेसिस पर आया था, तो वहां पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यही 3 मूल मंत्र था फ्रेंड्स। इसी 3 मूल मंत्र को स्थापित करने के लिए वहां पर लुई का जो शासन था, लुई राजवंश का जो शासन था उसको ध्वस्त कर दिया गया था और वहां पर स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा गया था फ्रेंड्स। यही कारण था कि उस चीज को ये भारत में भी स्थापित करना चाहते थे। कौन, तो टीपू सुल्तान। तो इस प्रकार देखें तो स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण यहां पर भारत में किया। किसके विरुद्ध, तो अंग्रेजों के विरुद्ध। फिर अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता हेतु ये फ्रेंड्स देखिए ये स्ट्रेटेजिक और इनका देखिए कूटनीतिक चाल, ये क्या करते हैं कि अरब वाले इलाका में, फिर कुस्तुनतुनिया वाला इलाका, फिर वर्साई मीन्स इटली, फिर काबुल और मॉरिशस, इस सब में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए ये दूत भेजते हैं और इस सब को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास करते हैं। फिर अंततः इनको फिर आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि ये क्या होता है, इस चीज में ये सक्सेस भी होते हैं। फिर आगे देखें 1796 ईस्वी में ये नौसेना बोर्ड की गठन करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए डच पर अधिकार कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर बताए थे। तो किस माध्यम से, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नौसेना बहुत ज़्यादा मजबूत था फ्रेंड्स। इसीलिए ये भी टीपू सुल्तान चाहते थे कि मेरा भी नौसेना क्या हो, ब्रिटिश इतना मजबूत हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से क्या करे, वो लड़ाई ले सके और उसके सापेक्ष में मजबूत स्थिति मैसूर की हो जाए। तो इसीलिए क्या किए थे फ्रेंड्स, नौसेना बोर्ड का गठन किया और नौसेना को मजबूत करने का प्रयास किया। फिर आगे देखिए मैंगलोर, दाजिदाबाद में पोत निर्माण घाट की स्थापना की। चूंकि यहाँ पर नौसेना की स्थापना किए तो पोत निर्माण उद्योग भी बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे ही अल्टीमेटली। यही कारण था कि यहाँ पर पोत निर्माण घाट की स्थापना करते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स देखिए तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण, उसका प्रसार और इसका परिणाम और अंततः टीपू सुल्तान का जो भी व्यक्तित्व और उसकी कार्यावधि में जो भी इंपॉर्टेंट कार्य किया गया था वो यहाँ पर इंडिकेट हुआ। तो इस प्रकार फ्रेंड्स देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म। तो आगे अगला वीडियो में पार्ट 3 में हम लाएंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।